आइए देखिए, तो हम लोग जो करंट पे बात कर रहे थे उसमें ये जो नया टॉपिक आपका है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव है। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ध्यान रखिएगा ये जो पर्पल यानी बैगनी रंग है ये किसको समर्पित कर दिया गया, यहां से ये समर्पित कर दिया गया है दिव्यांगों को। दिव्यांगों को, ठीक है। और इनको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, गोवा में पहली बार क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन जो हो रहा है गोवा सरकार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लेकिन नाम में क्या केंद्रीय सामाजिक न्याय, तो कहीं ना कहीं जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी तो सामाजिक न्याय चाहिए, अर्थात उनको भी तो समान नागरिकों के समान कुछ अधिकार चाहिए। तो ये तो मंत्रालय के नाम, आप आराम से इसको जोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। गोवा सरकार के द्वारा हो रहा है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां आयोजित हुआ था, तो मुख्य रूप से इसमें गोवा आपको ध्यान में रखना है। मतलब पूछा जाएगा ये मतलब नहीं कि बस निश्चिंत हो जाए, ओ एक क्वेश्चन तो आ गया, मतलब इनफैक्ट अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी तो यहाँ से यही पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए दिव्यांगों को लक्षित व समर्पित करते हुए इस प्रकार का पहला आयोजन था। अब जिस तरह का आप देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है, उसमें आप देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे 2-3 पॉइंट पूछ लेते हैं। तो एक आपसे सीधे बन सकता है कि ये क्या है, कहां पर आयोजन हुआ, दूसरा इस आयोजन में किस वर्ग के लोगों को लक्षित किया गया। अगर सही देना चाहेंगे तो दिव्यांग कर देंगे, और गलत देना चाहेंगे तो वहां पर हो सकता है बेरोजगार कर दें, बच्चों को कर दें, महिलाओं को कर दें। तो अगर पूरा मैटर आपको नहीं पता है तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। और अब तीसरी चीज क्या है कि वास्तव में क्या था, तो उनको एक खुला मंच प्रदान किया गया है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। कैसी प्रतिभा, जैसे चित्रकारी हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया आदि, इसके लिए इनको एक मंच प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। बैगनी रंग का चयन दिव्यांगों को सशक्तिकरण के लिए इंगित करता है। इसका मतलब ये क्या है, बैगनी रंग जो है वो दिव्यांगों के सशक्तिकरण को अब एक तरह से प्रदर्शित करने के लिए इसको लक्षित किया गया है। तो मूल मैटर क्या है कि एक जो है अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव हुआ था, ध्यान रखिएगा केवल भारत नहीं विश्व के यहाँ पर तमाम लोग थे। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव हुआ, कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। किसके प्रायोजन में हो, तो गोवा और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि दिव्यांगों को एक खुला मंच प्रदान करना जहां वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, जिसमें तमाम प्रकार की प्रतिभाएं हैं, ठीक है, जो आप कला के स्तर से देखते हैं। आइए, तो इस खबर का लाभ या इस खबर की खुशी या इस खबर का महत्व वही समझ सकता है जो कभी अपने डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में बोर्ड और अपने कॉलेजेस के बीच में फंस के रह गया हो। ये क्या है, समाधान पोर्टल एक लॉन्च किया जा रहा है, और इस समाधान पोर्टल के माध्यम से क्या है, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो एक तो यूपी की खबर है, इसलिए भी आप इस पर थोड़ा अपना विशेष ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है इसमें, तो ध्यान से समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड के आपके रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो आपके मतलब मार्कशीट हो या आपके सर्टिफिकेट हो, उनमें किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो जाती है, नाम गलत आ जाए, जेंडर गलत आ जाए, पिता के स्थान पे माता का नाम, माता की जगह पे पिता का नाम आ जाए, आपके जो मार्कशीट है उसमें अंक की त्रुटि आ जाए, या किसी वजह से आप अपना एक डुप्लीकेट भी कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सभी के लिए क्या है, आपके पास एक पोर्टल बना दिया गया है। इसका मतलब ऑनलाइन कंप्लेन करिए और वहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अब उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश जिले के बच्चे, और त्रुटि तो आप जानते हैं कितना स्वाभाविक होता था, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे इतने विद्वान लोग होते थे कि एक हाथ में चाय होता था, दूसरे मुंह में पान होता था, और एक तरफ क्या होता था, वो भारत के कुछ चर्चित विषयों पर चर्चा हो रही होती थी, और दूसरी तरफ फीडिंग हो रहा होता था। तो मतलब लड़की के नाम पे लिंग में लड़का का पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो ऐसे में क्या था, तमाम गलतियां जो थी वो होती रहती थी, और बच्चों को सोचिए कितनी असुविधा होती रही होगी।
कि मतलब आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना है, अब आपके जिले तक में नहीं है, आप वहां दौड़ के जाओ। और सरकारी ऑफिसों का हाल आप समझ ही सकते हैं, जैसे कल आप बता रहे थे कि एक टीचर इतने वीआईपी हो गए, वो 3 दिन से मिल नहीं पा रहे थे ना। तो कितना लोग भौकाल टाइट करते हैं, कितना भौकाल टाइट करते हैं कि अच्छा सुबह आना तो दोपहर में आना, अच्छा ठीक है फोन कर लेना। मतलब 5 मिनट के काम के लिए लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो एक बार में उस काम का निपटारा करें। लेकिन वैल्यू कैसे बढ़ेगा जब तक 10 बार दौड़ाएंगे, तब तक लगे कैसे कि हाँ कहीं हम बहुत ऊंचे स्तर पे जाकर किसी से कोई काम करा रहे हैं, सरलता से काम लगे अरे ये तो बड़ा आराम से हो गया ना। तो मतलब आराम से हम करते हैं, मतलब हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो भौकाल भी टाइट करना पड़ता है ना। तो आप तो भोगे अभी 2 दिन 3 दिन पहले ना। तो ऐसे वो सभी लोग सोचिए जो सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे, तो क्या उनका उत्तर प्रदेश जो पूरे राज्य का जो मतलब बोर्ड देख रहा है, वो सारा समाधान उनका एक दिन में कर देता होगा? नहीं। फिर वहां पर समस्या किस चीज की होगी? समस्या होगी कि अगर वो सरकारी कर्मचारी आपका काम कर ही देगा तो उसकी ओपरी कमाई कैसी होगी? तो जिले से लेकर के वो ऑफिस तक, यानी प्रत्येक जिले से लेकर के ऑफिस तक सभी क्या होता था, बीच में दलाली चलती थी। हर एक स्कूल का कोई मुखिया होता था जो लाओ हम तुम्हारा करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा। तो उसमें क्या होता था, ये भी काम चलता था। तो ये समस्त जो है समस्याओं का निदान जो है, देखिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसलिए इतने व्यापक स्तर बताए कि उसकी गंभीरता वही समझ पाएगा जो उसको झेला होगा। तो उसको 10 चक्कर अपनी चीजों को सही कराने के अलावा दौड़ना पड़ा होगा, लोग सीधे मुझसे बात नहीं कर रहे होंगे, फिर कहीं पैसा खिलाना पड़ा होगा, फिर जाकर के जो काम उसका 2 दिन में हो सकता था उसको 6 महीने में या 1.5 महीने में लोग कराए होंगे। तो समझिए उसके साथ मानसिक तनाव के साथ साथ उसकी कितनी हरासमेंट हुआ, आने जाने का हुआ, प्लस कितना पैसा लग गया। अब ऑनलाइन पोर्टल पे घर बैठे जैसे लूडो खेलते हैं वैसे क्या करिए, कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो समाधान वही है। तो समाधान पोर्टल क्या है? ऑनलाइन अपनी समस्या या शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के वर्तमान और पूर्व छात्रों के समस्याओं का 15 दिनों के भीतर समाधान है। प्रमाण पत्र, अंक पत्र या संशोधन या द्वितीय पत्र लिपि आदि कुछ भी आप यहाँ से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन फिर से कर देना, कंप्लेन फिर से कर देना। 12:30 देर के बीच का चार रखा हुआ। आइए, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2024, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2024। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं। रोजगार शब्द लगा हुआ है ना, लेकिन रोजगार शब्द लगा हुआ है, वास्तव में आपको बेरोजगारी की तरफ किस तरह से ढकेला, मतलब भविष्य में आप बेरोजगारी की तरफ किस तरह से अग्रसर होंगे उसका पूरा डेटा मिलेगा आपको। मतलब आने वाले दिनों में रोजगार कैसे चुनौती बनने वाला है, ये उसका एक झलक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया है वर्ष, इसके द्वारा ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी रिपोर्ट आती है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, क्योंकि रोजगार से संबंधित है तो श्रम से संगठन आप जोड़ सकते हैं उसका, ठीक है। वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि हुई है बेरोजगारी दर में। ऊपर तो रोजगार लिख के अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बेरोजगारी की बातें होंगी, तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हुई है। बढ़ती असमानताएं एवं स्थिर उत्पादकता वर्ष 2024 की प्रमुख चिंताएं हैं। क्या है? बढ़ती असमानता एवं स्थिर उत्पादकता, दोनों का अर्थ क्या है? एक तरफ तो असमानता आप समझ रहे हैं, कई बार चर्चा हो गई, अमीर अमीर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब हुआ जा रहा है। और स्थिर उत्पादकता मतलब जो उत्पादन है वो क्या है, वो रुका हुआ है। जब आप उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तभी तो वहां पर लोगों का और रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब और ज्यादा रोजगार सृजन होगा। अगर ये उत्पादन बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो लोग आकर जुड़ेंगे। ये भी एक समस्या का विषय है, ठीक है। दो 2023 वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी। वर्ष 2024 में अतिरिक्त 20 लाख श्रमिकों के
नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद है। मतलब जितने करते थे उतने तो करेंगे ही करेंगे, उससे ज्यादा और कितने लोग हो जा रहे हैं, 20 लाख और बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, जिससे वैश्विक बेरोजगारी दर जो पहले 2023 में 5.1% थी, वो कितनी हो जा रही है, 5.2% हो जा रही है। ठीक है, वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोजगारी अंतराल दर 8.2% है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए कह रहे हैं, उच्च आय वाले के लिए, जबकि निम्न आय वाले देशों के लिए क्या है, ये 20.5%। मतलब निम्न आय वालों में ये समस्याएं और ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोजगारी दर 4.5% पर बनी रही, जितना पहले थी, जबकि कम आय वाले देशों में कितना हो गया, 5.7% हो गया है। देखिए, ऐसे डेटा तो आप ध्यान में रखेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस तरह की चीजें जो होती हैं, जब आप एक रफली उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो जब आप मेंस की राइटिंग करते हैं, तो वहां पर जब किसी भी चीज को, जैसे मान लेते हैं सामाजिक चिंता से जुड़ा मुद्दा आएगा, तो जब सामाजिक विषय आएगा तो उसमें रोजगार नहीं आएगा, आर्थिक स्थिति कोई आएगी तो क्या उसमें रोजगार नहीं आएगा, भारत की या अंतरराष्ट्रीय स्तर की वैश्विक समस्याओं पर चिंता होगा तो क्या उसमें रोजगार नहीं आएगा। तो ये तो डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में किस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं आप। एक ही चीज आप कई जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको उसके अनुसार क्वेश्चन या उसको आप उस दृष्टिकोण से लाकर वहां पर ऐड कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको ये नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। लेकिन आपके पास कई चीजों की जानकारी रहती है तो आप क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, फिर चीजों को, अपने ज्ञान को लाकर वहां पर परोसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जरूरत पड़ती रहती है ऐसी चीजों की। 2020 की तुलना में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2.15 अमेरिकी डॉलर से अगर कम कमा रहा है तो वो क्या है, निम्न आय माना जा रहा था। ऐसे लोगों की संख्या क्या है, 1 मिलियन बढ़ गई है। कब, 2020 की तुलना में 2023 में लगभग 10 लाख लोग ऐसे बढ़ गए हैं जो निम्न आय वाले थे। और निम्न आय किसे माना गया, निम्न आय माना जा रहा है 2.15 यूएस डॉलर। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 80 भी पकड़ के चले तो लगभग मान के चलिए कि 160, और 15% अगर आप पकड़ लेते हैं तो मान के चलिए करीब मान लेते हैं 8-10 रुपए करीब मान लीजिए, बोले 170 पकड़ लीजिए आप, 170 रुपए 15%, 8 4 12, ठीक, मतलब आप मान के चलिए कि 172 रुपए, अगर 80 के रूप से हम लोग कैलकुलेट करें तो 172 रुपए इंडियन करेंसी के अनुसार कोई अगर कमा रहा है तो उससे कम कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, उससे कम कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो निम्न आय वाला होगा। ठीक है, अब अगर हम मध्यम निर्धनता की बात करें तो इसमें कौन आ रहा है, 3.65, यानी इससे कम आय वाला। अब ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है, 8.4 मिलियन बढ़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज भी मेहनत मजदूरी किसी तरह लोग कर रहे हैं तो उनके पास तब भी काम है, लेकिन जो पढ़े लिखे थोड़े से आते हैं या थोड़े से स्किल्ड वाले आते हैं, क्योंकि वो क्या है, मध्यम निम्न आय वाले में आ रहे हैं ना, बहुत हाई वाले में तो जा नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों की समस्या और बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 8.4 मिलियन, यहाँ पे तो केवल 1 मिलियन था, उसका लगभग 8.5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, 23 की रिपोर्ट है ये 20 की तुलना में। महिला भागीदारी महामारी के बाद से तेजी से वापसी की है। मतलब चूंकि महामारी के पश्चात क्या था भाई, महिलाओं को वैसे एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने रोजगार के साथ जुड़ने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, महामारी आया, सबका काम बंद हो गया, तो बहुत सी महिलाओं का भी काम बंद हो गया। पुनः महिलाएं पुनः अपने जब प्लेटफॉर्म पे आई तो धीरे धीरे क्या हुआ, तेजी से वापसी तो हुई उनकी, लेकिन अभी भी अगर हम लोग कहें तो पुरुषों की तुलना में जो लैंगिक असमानता है अभी बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, मुख्यतः विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में खासतौर से आप समझ सकते हैं, युवा बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के 2024 में ये जो आप कह सकते हैं, मतलब 2023 का जो रिपोर्ट आ रहा है वो 2024 के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, थोड़ा सा भयावह संकेत दे रहा है, क्योंकि उम्मीद लग रहा है आने वाले समय में चीजों का संघर्ष और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है।
राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी। पहले इसको समझते हैं कि ये पैक्स है क्या। पैक्स सरल शब्दों में समझ लीजिए, जो आप प्रधानमंत्री जन धन औषधि योजना देखते हैं, जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन औषधि योजना? प्रधानमंत्री जन धन नहीं, जन धन क्यों लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सुना है? नहीं जानते? एक सरकारी मेडिकल स्टोर समझ लीजिए, जहां पर आपको सभी सामान मिलता है जो दवाइयां होती हैं, लेकिन मार्केट की कीमत से बहुत सस्ते दाम पे। जेनरिक दवाइयां होती हैं। जेनरिक दवाइयों का मतलब हो गया कि जहां पर दवाइयों में केमिकल का कॉम्पोजिशन तो वही रहेगा, लेकिन किसी कंपनी का उस पर नाम नहीं रहेगा, मतलब कोई कंपनी उसको बड़ी कंपनी लॉन्च नहीं कर रही है, ठीक है, और उसको कोई भी कंपनी वो जो उसका आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है उसको बेच सकता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, एक लोगों के लिए क्या है, देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, ठीक है। अब देखिए हर जिले में रहता है, लेकिन अभी तक क्या था ये प्रावधान, ये शहरों में था। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको गांव-गांव में खोलने की बात की जा रही है। पूरे भारत में लगभग 2000 गांव में जो है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की बात चल रही है, ठीक, मतलब प्रस्ताव मंजूरी हो गया है। तो अब ऐसे में क्या है, पहली बात तो ये होगा कि जब गांव जैसे क्षेत्रों में इस तरह के केंद्र पहुंचेंगे तो दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं। सस्ती का मतलब समझते हैं यहाँ 50% से लेकर 90, 92, 95% तक सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। जो दवाइयाँ आप मार्केट में कहीं से 100 रुपये खरीदते हैं, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको 20 रुपया मिले, इतना अंतर होता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सामान जो आप किसी भी तरह के इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दवाइयों या मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, वो सारा आपको ये औषधि केंद्र पर मिल जाता है, जन औषधि केंद्र पर। तो सबसे पहली चीज़ तो गाँव में अगर जाएगा तो उसका लाभ क्या मिलेगा, लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, क्योंकि गांव के लिए तो समस्या भी चीज़ें जितनी सस्ती हो सके उतनी अच्छी हैं। दूसरी क्या है, रोजगार का सृजन होगा। अगर गांव-गांव के स्तर पे खुलना शुरू हो जाएगा तो कम से कम गांव के किसी व्यक्ति को तो एक काम करने का मौका मिलेगा। तीसरा चीज़ क्या होगा कि हो सकता है वो अकेले काम ना करे तो अपने साथ क्या करेगा, कुछ अपने दुकान पे लड़के रखेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, रोजगार का सृजन होगा। और प्लस क्या है, वहाँ पर एक प्रकार से अच्छी व गुणवत्तापूर्ण जो दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि बड़े बड़े मेडिकल स्टोर वगैरह तो आप देखते हैं खुलता नहीं है। बड़े बड़े मेडिकल स्टोर इसलिए नहीं खुलते कि वहाँ पर कितनी मांग है दवाइयों की, और ऐसे में क्या हो रहा है, जो उनकी दवाइयों की मांग है उसकी पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जितनी भी दवाइयाँ बनाने का या बेचने का प्रावधान है, सभी का आपको स्टॉक मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब यही चीज़ है पूरा मैटर। देखिए यहाँ पर तो राष्ट्रीय पैक्ट महासंगोष्ठी का मतलब क्या है, सेमिनार से है। तो एक राष्ट्रीय पैक्स संगोष्ठी हुआ है, और राष्ट्रीय पैक्स का अर्थ क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोशलिस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ध्यान रखिएगा, ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है ये वास्तव में क्या है, एक सहायक समिति है। सहायक समिति आप पढ़े थे ना, जैसे हम लोग बैंकों को पढ़ते थे, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ रहे थे, तो वैसे क्या है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि सहायक जो समितियां होती हैं उनका मेन कार्य क्या होता है, जन कल्याण करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और उसमें कुछ वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो कॉमर्शलाइज नहीं होती हैं। जहाँ कॉमर्शलाइज की बात कर रहे हैं इसका मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, वो पैसे के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि अन्य मेडिकल स्टोरों पे आप जाएंगे, जब दवा ले रहे हैं तो मतलब जो दवा आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मतलब फैजाबाद में ऐसे एक मेरा फ्रेंड है, तो वो होलसेल का काम करता है दवाइयों का, और आप जानते हैं जो कफ सिरप वगैरह अगर जो होता है, जो आपको 120 रुपये में 130 रुपये में जो मिलता है, जब उसके पास लेने जाते हैं तो 20 रुपये में, 25 रुपये में, 15 रुपये में ऐसे देता है। तो कहता भी कोई मतलब एहसान नहीं कर रहे हैं कि तुमको हम अपना नुकसान तो थोड़ी दे रहे हैं, हम ठीक है प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तुमको, लेकिन तुमको कम से कम जो दे रहे हैं उसमें नुकसान नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना भी नहीं कमा रहा तो हम मान के चल रहे हैं 1-2 रुपया तो कमा रहा होगा ना, कम से कम उसके ट्रांसपोर्टेशन भर का जो आ रहा है, माल जा रहा है, या जो बिजली का बिल उठ रहा है, तो हर चीज पे थोड़ा तो कमा रहा होगा ना। आप कल्पना करके देखिए, मार्केट में जो 100 का बिक रहा है वो 20 रुपया मिल जा रहा है, आपको कितना मार्जिन होगा आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना मेडिकल स्टोर पे अंधाधुन होता है। और सबसे बड़ी समस्या जानते हैं दवाओं के साथ क्या है, जो डॉक्टर लोग दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर को खुद नहीं पता होता दवा अच्छा है कि खराब है। डॉक्टर को तो पैकेज मिलता है ना, इमारत पहुंचते हैं, साहब इतनी दवा लिख दीजिए आपको ये गिफ्ट पहुंच जाएगा,
आपकी टूर यहाँ का बना देते हैं, आपकी पैसा इतना मिल जाएगा, हर दवा पे इतना कमीशन मिल जाएगा। आप बताइए क्या दवाएं पे डॉक्टर ने कोई रिसर्च किया है? उसके पास तो कोई भी कंपनी वाला पहुंचा, बस बता दिया इतना मिलेगा। अच्छा, कुछ कंपनियां ब्रांडेड है, नेम है उनके, तो नेम में जरूरत है ना कि आप जो चीज दे रहे हो बहुत अच्छी ही हो, बस नाम चलता है, आपका नाम चलता है तो आपने कुछ भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया, लोग ले ही रहे हैं, इस्तेमाल कर ही रहे हैं उसका। तो दवाएं कितनी अच्छी मिल रही है हम इसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत में सबसे बड़े स्तर पर आप देखेंगे तो मूर्खता का चरम कहां पे दिखाई देता है ना, जो चीज सस्ता है वो खराब है, जो चीज महंगा है वो अच्छा है। पहला लोगों का मूर्खता का स्तर यहीं पे दिखाई दे जाता है। अगर वही दवा जो है 100 रुपए में मिल रही है तो अच्छी है, और वही दवा 20 रुपए में मिल रही है तो खराब है, चाहे दवा एक ही क्यों ना हो। दवा का रैपर निकाल दीजिए तो दवा की कीमत 5 रुपया, और दवा का रैपर चढ़ा दीजिए तो उसी दवा की कीमत जो है 25 रुपया। तो हम दवा का रैपर वाला लेंगे क्योंकि वो 25 रुपए का है। आप समझ आ रहा है ना? तो बस वही स्थिति है। तो हर जगह पर ज्यादा पैसे पर ही अच्छी चीज मिले ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या उसके पीछे बहुत से खर्चे गिरते हैं। कंपनी उसका प्रोडक्शन कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, डॉक्टर उसको इतना खिला रही है, इतने न जाने कितने कर्मचारी रखी हुई, उनको सैलरी दे रही है, सब कहाँ से आएगा? सब आप ही से तो लेगा ना। लेकिन आपको समझना क्या है, हमको तो हमारे उत्पाद से मतलब है। जैसे कहते हैं ना प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, उस कीमत पे हमको मिल जाए, बीच में थोड़ा सा खा लो। लेकिन चेन बन बन के क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट की कीमत जितनी थी उससे 10 गुना ज्यादा उसका दाम पहुंच गया है। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पे देखिए, अच्छा अभी आप देखिए होगा क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है। जब ये दवाइयां आप खाएंगे, इन दवाइयों का प्रयोग करेगा तो आपके आसपास कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये दवा अच्छी नहीं होती, ये काम नहीं करेगी। उनको कैसे पता काम नहीं करेगी? एक्सपेरिमेंट किए हैं तो बताएंगे नहीं, हम बात किए थे कई लोग से, तो जिससे बात किए थे तो वो अपने स्तर से थोड़ा ऊंचे लोग से बात किए होंगे, फिर वो ऊंचे लोग कहाँ से गए होंगे, तो डॉक्टर को पास गए होंगे। डॉक्टर क्यों कहेगा कि ये दवा अच्छी होती है? डॉक्टर को इस पे कमीशन मिल रहा है। जैसे आप कोई भी जब आप अपना चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, फला वाले से करा के आना। अब आप फला वाले के यहाँ नहीं गए, किसी और के यहाँ चले गए, ये कहाँ से, इसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है, जाओ वहां से करा के लाओ। काहे रिपोर्ट नहीं अच्छी होती है उसकी? क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया था। एक एक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट पे डॉक्टर का 350 रुपए कमीशन फिक्स होता है। मतलब मार्केट में 700, 800, कहीं 550, कहीं 600, मतलब किस रेट पे कर रहे हैं वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन 350 रुपया उसमें डॉक्टर का है। लेकिन डॉक्टर को मिलेगा कहाँ से? उसी वाले से मिलेगा ना जिससे डॉक्टर वाले ने कह के रखा है चलो हम तुम्हारे पास भेजेंगे। अब आप कहीं और चले गए, हो गया उसका 350 का नुकसान। अब आप उसके पास गए हैं, हो सकता है वो डॉक्टर ऐसा हो जो फीस अपनी ना लेता हो, केवल दवा पे आपका इलाज कर रहा है, लेकिन उसने भी अल्ट्रासाउंड लिख दिया ना, तो 350 रुपया उसका बन गया। आपको दवा मात्र 100 रुपया का दिया, लेकिन 350 वहां से ले लिया। तो अब आप सोचिए बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं, क्योंकि छोटे डॉक्टर के पास ऐसे केसेस दिन भर में 2-3 जा सकते हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास जो 500 या उससे ऊपर की फीस लेना शुरू किया, उसका पहला नियम ये होगा, ये जांच करा लो, ये जांच करा लो, ये जांच करा लो, ये जांच करा लो। साहब कुछ और करा लें, हाँ ये भी वाला करा लो। क्योंकि पहले तो वो 3 लेके डरता है, ज्यादा वाला नहीं लगती है, तो लगता है सामने और करा लें, हाँ तुम्हारे पास पैसा भी और है, और कराओ, सब पे 350 बनेगा। आप 5000 का जांच करा के आए हैं, 2000 रुपये डॉक्टर कमीशन हो गया है। और या तो फिर क्या होगा, डॉक्टर अपने क्या खुद जो है तमाम मशीनें लगाया है, तब 5000 का जांच हुआ तो 4500 रुपया डॉक्टर का हो गया, 500 रुपया उस कर्मचारी का महीने का तनख्वाह निकल जाएगा पर डे का करके, जो वहां पर काम कर रहा है। तो इसीलिए आप देखते हैं ज्यादातर लोग खुद ही अपने क्या करा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी दवाओं का, ठीक है कुछ दवाएं होती हैं जो कुछ इस लेवल पे होती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि ये सब कॉमन दवाएं हैं ना। सर दर्द कर रहा है, बुखार हो गया है, बदन दर्द कर रहा है, किसी और तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, सब दवा मिल जाती है। कैंसर की दवा हो सकता है, ठीक है भाई आप वो अच्छा खा लीजिए, मतलब कुछ उस चरम के स्तर की बातें करें तो चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं कि भाई हो सकता है उस क्वालिटी का ना बन रहा हो। छोटी मोटी दवाओं में सब जैसे होता है ना कि आप कहें कि वो नींबू पानी पिला रहा है, नींबू पानी पिला रहा तो कैसा भी होगा, नींबू पानी ही ना पिलाएगा। लेकिन नहीं, नींबू पानी पिला रहा है तो नींबू पानी में बिस्लेरी पानी डाल रहा है, कैसे पता बिस्लेरी डाल रहा है? इसकी गारंटी कौन लेगा कि उसमें बिस्लेरी ही मिला है नींबू पानी में? कोई ले पाएगा इसकी?
आप जो मार्केट में ये सब बॉटल वाला पानी खरीदते हैं ना, उसकी गारंटी नहीं कि उसमें शुद्ध जो प्योरीफाइड वाटर है कि नहीं है। बहुत सा सील पैक आप देखेंगे, कभी भी पानी खरीदिएगा तो वो पानी कतई मत खरीदिएगा जिस पानी का मुंह एकदम ऊपर तक भरा होता है। आप कुछ पानी देखेंगे तो उसमें पाएंगे ना, मतलब वो बॉटल जो होता है, बॉटल के एकदम ऊपर तक पानी भरा होता है। खासतौर से जब सफर वगैरह करते हैं ट्रेन से, बस से, या रास्ते में कहीं छोटी छोटी दुकानों से या फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो सब भरे रहते हैं। वो सब क्या होता है जितनी भी, इसीलिए आप लोग को हमेशा ये बताया जाता है ना कि ये जो बॉटल होती है उसको क्या करना चाहिए हमेशा। वो आपने हर जगह स्लोगन वगैरह पढ़ा होगा, स्टेशन वगैरह पे तो खासतौर से मिल जाएगा, क्रश द बॉटल बिफोर थ्रोइंग। मतलब बॉटल को फेंकने से पहले उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है कि उसका ढक्कन निकालिए और बॉटल में अंदर डाल दीजिए, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांस में, ना रहेगा ढक्कन, ना बनेगा बॉटल। और जब आप रिसाइकिल में लेके जाएंगे तो ढक्कन और बॉटल सारा हो जाएगा। अब स्टेशनों पे जानते क्या लगा हुआ है? एक क्रशिंग मशीन लगी हुई है। क्रशिंग मशीन का मतलब जितना भी आप प्लास्टिक का बॉटल या कोई रैपर यूज करते हैं वो आप उस मशीन में डाल दीजिए, लेकिन केवल प्लास्टिक का। उससे होगा क्या, उसमें से कोई निकाल भी नहीं पाएगा और वो क्या करेगा, तुरंत उसको काट पीट के खत्म कर देगा। तो आप लोग भी पता नहीं कितना सफर किए हैं, नहीं किए हैं या भविष्य में करेंगे। आप देखिएगा ऐसी जगहों पे क्या होता है, तमाम लोग बड़ी बड़ी बोरियां लिए दिन भर बॉटल बीनते हैं, दिन भर बॉटल बीनते हैं वो। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक दिन में वो क्या किए, 100 बॉटल बीन लिए। क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास जब आप देखेंगे तो न जाने कितनी बॉटल फेंकी होती है रोडवेज उसके आसपास में। दिन भर में 100 बॉटल वो कर लिए। उसकी कीमत जान रहे हैं क्या है? 100 बॉटल की कीमत कितनी है? 100 बॉटल गुणे 20। क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, उसके बाद वहीं बगल से क्या होगा, जो रेलवे का पानी बहता रहता है उसी पानी को भरेंगे और वहां ढक्कन लगाएंगे और प्लास्टिक का ऊपर से एक रैपिंग कर देंगे और उसके बाद वही बेच देंगे। सुनिए, तो अक्सर जो है जब आप यात्रा वात्रा कर रहे होते हैं तो पानी ठीक ठाक जगह से खरीदिए और उसको ठीक ठाक कंपनी का ही लीजिए, या देख लीजिए कि कम से कम पानी जो है वो ऊपर तक मुंह तक ना भरा हो। क्योंकि ये सब जो भरते हैं सबको ये नहीं पता होता है, सब बॉटल लगाए पूरा पानी भर गया भर दिए। लेकिन कंपनी में एक पैमाना होता है, वो स्पेस लेने भर का जगह जो होता है। कोई भी चीज आप देखेंगे कंपनी का होता है तो एकदम बॉटल के मुंह तक पानी नहीं भरा होगा, मतलब कोई भी लिक्विड नहीं भरा होगा। वो हर चीज क्या होता है, थोड़ा सा उसमें मार्जिन में होता है ना। तो ये एक पहचान आपके लिए मैंने व्यवहारिक स्तर पर सबसे बड़ा है। तो खैर, तो यहाँ पे बता रहे थे आपको कि संचालन के लिए क्या होता है। चलिए आइए यहाँ पे टॉपिक आते हैं। पैक्स की बात कर रहे थे हम लोग। प्राथमिक कृषि ऋण समिति है ये। पैक्स क्या, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए पात्र संस्था है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी विकास निगम, यहीं से बात घूम गई थी। तो होता है जो सहकारी होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, कल्याण कार्य में लिप्त होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो पैसा उनको चाहिए, तो कॉमर्शलाइज नहीं होते कि ज्यादा से ज्यादा उनको पैसा चाहिए। तो जहां कहीं भी सहकारी समिति सुनते हैं तो इसीलिए आप देखते हैं ज्यादातर ये क्या होता है, ये निचले स्तर के ऊपर काम करते हैं ताकि ज्यादातर लोगों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है। पैक्स की उपलब्धि के संबंध में आयोजित महासंगोष्ठी है। फिर से ध्यान समझिए, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स की उपलब्धि के संबंध में आयोजित संगोष्ठी। क्योंकि पैक्स भी क्या है, ये एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की घटक है। क्योंकि ये सहकारी जो कार्य हो रहे हैं वो किसी एक दिशा में तो होंगे नहीं, बहुत सी दिशा में होंगे। उसी एक दिशा में यहाँ पर क्या है, जो दवाइयों को लेकर काम कर रहा है और अन्य छोटे छोटे स्तर पर जिसका संबंध एग्रीकल्चर क्रेडिट से है, यानी कृषि से संबंधित है, तो उसको लेकर के यहाँ पर पैक्स नाम दिया गया है। पैक्स द्वारा जेनरिक दवाइयां नागरिकों तक पहुंचाई जाती हैं। बाजार की ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2000 से ज्यादा दवाइयां और लगभग 300 सर्जिकल उपकरण वगैरह जो है उसको गांव स्तर पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। पैक्स का विविधीकरण का विस्तार गांव तक, इस मतलब पैक्स को क्या है अब गांव तक लेके जा रहे हैं, पहले केवल शहर में हुआ करता था। ठीक है। कौन सा, यही जो हम बात कर रहे हैं, पैक्स जाएगा तो पैक्स के साथ सिर्फ दवाइयां वाला काम नहीं जाएगा, इसके साथ साथ चूंकि सहायक समिति है ना, तो इसके अंदर में और भी बहुत से काम होंगे। जैसे कुछ जगहों पे डेयरी उद्योग का काम होगा, पशुपालन का काम होगा, प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सहकारी समिति है, इसके अंदर में बहुत सा काम होता है। उसी काम के तहत एक क्या हो रहा है, दवाइयों का काम भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ मुख्य रूप से दवाइयों के संबंध में बात कर रहे हैं। तो पैक्स से लाभ क्या है, ग्राम में किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। स्लोगन क्या है, जन जन तक जन औषधि। अगर पैक्स का, या आप कहें कि ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं उसका स्लोगन क्या है, तो जन जन तक
जन औषधि, लोग मतलब लोगों तक जो है लोगों की दवाएं पहुंच रही हैं, इस तरह समझ लीजिए। देश भर में लगभग 2000 से ज्यादा पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने की सरकार की अनुमति मिली है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 2000 से ज्यादा जो बात कर रहे हैं वो गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गांव की तरफ बढ़ रहा है। हज समझौता, हज समझौता क्या हुआ है? तो देखिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, और ये मुख्य रूप से किसके लिए हुआ है? तो ये महरम के लिए हुआ है। महरम क्या है? सऊदी अरब का एक कानून है, शरीयत का कानून है, और इसके अनुसार क्या है, कोई भी महिला किसी भी धार्मिक स्थल पे, वैसे वहां पे तो कहा जाता है कि शायद बाहर भी, ठीक है, अभी उसका एक केस है उसको बताते हैं। तो कोई भी महिला किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती है जिससे साथ उसका रक्त का संबंध ना हो। तो अगर कोई महिला मतलब बिना किसी रक्त संबंध वाले के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं महरम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये महिलाओं की हज यात्रा के लिए क्या थी? बाधा थी, क्योंकि यहां पर क्या, चूंकि धार्मिक हम यात्रा बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब के कानून के अनुसार क्या है कि हज यात्रा के लिए कोई महरम नहीं जा सकती। महरम का मतलब अकेले नहीं जा सकते या किसी गैर व्यक्ति के साथ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, रक्त संबंध वाला कोई साथ में होना आपका जरूरी है, ठीक है। अब भारत में इस दिशा में क्या प्रयास हुआ है? तो केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक महिलाओं द्वारा समझौता हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की महिलाओं के लिए क्या है, ये एक सशक्तिकरण का प्रावधान है। भारत की तरफ से क्या जो समझौता उसमें क्या कहा गया है कि मतलब भारत की जो महिलाएं होंगी जब वो हज यात्रा पर जाएंगी तो उनके लिए क्या होगा, महरम का कानून जो है वो लागू नहीं होगा। सऊदी अरब में अभी भी चलता है, वहां की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वहां के लोगों के लिए लागू होगा। लेकिन भारत की महिला अगर कोई हज यात्रा पर जाती हैं तो उनके लिए उनकी मतलब किसी खून के रिश्ते वाले का ही साथ में होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, प्लस सऊदी अरब के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये वैश्विक दृष्टिकोण से क्या है, उसका एक खुला विचार भी है, ये भी एक अच्छी खबर है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। महरम जो है ये कुरान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये शरीयत के कानून के अनुसार सऊदी अरब में प्रतिबंधित है। तो जैसे सऊदी अरब में कानून वगैरह में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई महिला है और किसी प्रकार की उसकी शिकायत होती है। कैसी शिकायत? जैसे मान लेते हैं रोड पर कोई अभद्रता का हो गया, रेप केस वगैरह का हो गया, बड़ा गंदा गंदा कानून है। अगर आप व्यवहार में सुनेंगे बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। उसमें पहला कि क्या आप किसके साथ थे, किसके साथ थे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन वाला नहीं है तो आपका एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा। दूसरी चीज ऐसा है कि रेप हुआ तो रेप होते हुए किसने देखा, मतलब जब तक कोई वहां पर देखने वाला नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो भारत की तुलना में बात करिए, भारत की तुलना में ऐसे केसेस में कभी ये नहीं होता कि वहां पर साक्ष्य कौन था। महिलाओं की सशक्तिकरण में इतना अधिकार है कि महिलाओं ने किसी पर आरोप लगा दिया, वो आरोप ही अपने आप में सब कुछ हो गया है। इसका दुरुपयोग भी होता है कि अक्सर जैसे कोई किसी के साथ रिलेशन में है या कहीं पर किसी के साथ काम कर रहा है, कलीग वगैरह है, ऑफिस में काम कर रहा है, किसी के साथ किसी की अनुबंध हो गई, उसके ऊपर तुरंत ही आप क्या करते हैं, देखते हैं महिलाओं के द्वारा क्या है, हमारे साथ गलत व्यवहार किए। अभी आप सब छोड़िए, कहाँ हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। दिल्ली का केस देखा आपने? दिल्ली का केस, आम आदमी पार्टी की एक महिला, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचती है, महिला यानी वहां की विधायक, वो दफ्तर में पहुंचती हैं और दफ्तर में पहुंचती हैं तो कुछ उन लोग का आपस में कुछ विवाद हो गया, कहासुनी हो गई और उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगा दिए कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, तो मुझे ऐसे टच किया गया, तमाम चीजें। अब उसके लिए क्या है, एक आरोप की पुष्टि की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इतना कहना ही कि सोचिए मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव की गिरफ्तारी हो गई सिर्फ आरोप लगा देने भर कोई ना। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए क्या, यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के अधिकार ज्यादा दिए गए हैं, उसका दुरुपयोग भी होता है, नो डाउट। जैसे एक आपने सुना होगा मी टू वाला चला था, सुना था मी टू, एक बहुत मतलब उसका बड़ा डेटा निकल के आया, बहुत मतलब आप कह सकते हैं बुरी स्थिति निकल करके आई। वो बुरी स्थिति में क्या था कि एक कोई महिला थी, उसने क्या किया, अपने जीवन का, अपने बचपन का उसने क्या किया, एक केस जो है, एक घटनाक्रम जो है वो उजागर किया और बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में,
मतलब उसके साथ क्या था, यौन शोषण हुआ था, ठीक। तो किसी भी प्रकार से उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उसमें कई लोगों ने क्या हुआ, उसमें मी टू जो है वो कर दिया। इसका मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और उसके बाद देखते ही देखते क्या हो गया, देखते ही देखते वो एक प्रकार का हैशटैग मी टू स्लोगन बन गया था। मतलब भारत में बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ था, फिर महिलाओं ने बताया, मतलब उसमें ये था कि मतलब किसी न किसी के साथ जीवन में, उसके बचपन में ही किसी न किसी के द्वारा उसके साथ किसी भी तरह के इस प्रकार से गैर तरह की हरकतें की गई हैं। और उसमें बड़े स्तर पे क्या है, मी टू मी टू मी टू मी टू करते हुए उसमें सेलिब्रिटी तक लोग उतर आए थे। जब सेलिब्रिटी लोग उतर आए थे तो फिर क्या हो गया, उसमें अब कुछ सेलिब्रिटी वो केस करने लगे कि फला डायरेक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो फला एक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया था। अब इसका दुष्प्रभाव क्या है, ये तो बहुत गलत बात है कि किसी के साथ हुआ इस तरह की चीजें। अच्छी बात यह है कि किसी ने हिम्मत करके सामने आए, उससे अच्छी बात है कि उसमें बहुत से लोगों ने अपना मी टू का समर्थन दिया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये एक समाज की आधुनिकता, या कह सकते हैं ओपन माइंडेड सोसाइटी हो रहा है, कि जहां पर हर घटनाक्रम को लोग क्या कर रहे हैं, सामने लाकर रख रहे हैं। उससे समाज की गंदगी भी पता चल रही है, कितने बड़े प्रतिशतता में ऐसी चीजें आ रही है उसकी भी समझ में आ रही है। ऐसे आने वाले समय में बच्चों की परवरिश कैसे करनी है उसको भी लेकर के चीजें समझ में आती है, कि कहां पर उनके साथ किसी भी प्रकार के जो है मतलब इस तरह की गतिविधियां ना हो, इसलिए उनको बहुत खुला छूट नहीं देना चाहिए। और खास तौर से इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसमें लगभग 90 से 95% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। वो घर के रिलेटिव हो सकते हैं, घर के साथ उठने बैठने वाले हो सकते हैं, मतलब इतने क्लोज होते हैं कि जहां से बच्चों को आपको दूर कर पाना भी मुश्किल होता है, जहां पर आप पूरे ट्रस्ट के साथ उनको छोड़ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी गंदगी समाज के सामने निकल करके आई। लेकिन इसमें एक जो लोग अपना लाभ उठाने लगे, तो जो सेलिब्रिटी लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अब जैसे किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो भाई आप तो गए थे फिल्मी करियर बनाने, और फिल्मी करियर बनाने जो लोग जाते हैं उनके लिए कहानी बड़ी अलग होती है, कि अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उनको क्या होता है, मतलब बहुत से लोगों के साथ जो है समय देना पड़ता है। जब आप अपने ग्लैमर के चरम को ढूंढ रहे थे तब हर स्टेज को आपने खुद स्वीकारा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आप या तो सफलता को पा लिए, या आप असफल हो गए, या आप उस फेज में जाकर के जो लाभ लेना चाहते थे उस लाभ को प्राप्त कर लिए, तब आप उसके बाद हैशटैग कह रहे हो मी टू। तो आपने तो उसको अपने आगे बढ़ने का एक रास्ता भी तो बनाया था। क्योंकि मतलब ये बहुत फिल्म इंडस्ट्री के जब आप देखेंगे तो जो बाहर से खासतौर से जो एक्ट्रेस वगैरह जाती हैं उनके लिए कहा जाता है बड़े चरणों में गुजरना पड़ता है। एक मूवी आई थी फैशन, कंगना रनावत की है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सेलिब्रिटी का पूरा गंदा सच दिखाया गया है कि किस तरह से वहां पर जो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के महिलाएं काम करना चाहती हैं तो उनको कितनों के साथ मतलब जो है वो इस तरह के फेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो चरणबद्ध तरीके से एक एक करके तो वहां पे तो ग्लैमर और करियर बनाने का वो अंधा नशा होता है कि जहां पर प्रत्येक चरण पे लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो तो आपने खुद स्वीकारा था ना, ऐसा तो नहीं कि कोई आपके साथ उस समय जबरदस्ती किया। अगर जबरदस्ती किया होता तो आप उस चीज को उसी समय जाकर एफआईआर कराते कि मेरे साथ हुआ था। अब आप 20 साल बाद 25 साल बाद को मी टू, और उसमें भी वहां पे बचपन से बात शुरू हुई थी, और आप अपने जवानी और मतलब आप जब अपने एक कह सकते 30-35 उम्र की अवस्था में पहुंचे तब की बात बता रहे हैं। अरे बचपन में तो बच्चे नादान थे, या तो डर गए होंगे, या किसी वजह से इस बातों को नहीं उजागर कर पाए होंगे, या बताए भी होंगे तो घर वाले हो सकता है दबा दिए हों। आप तो समझदार थे, जो आज मीटू कर रहे उसमें एफआईआर कर लिए होते। तो वही चीजें कि कुछ इस तरह की चीजों का लोग क्या करते हैं, भावनात्मक लाभ भी ले लेते हैं, तो उसमें भी एडवांटेज हो जाता है खासतौर से महिलाओं को ना। कह रहा है सहकार से समृद्धि की सुनिश्चितता, प्रत्येक पंचायत में पैक्स की स्थापना। ये टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक अभी आपके पैक्स से ही जुड़ा हुआ है, ये तो बीच में आ गया था ना, ये ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी है, और उसके बाद फिर आप जो है ये ध्यान रखिएगा सहकार से समृद्धि की सुनिश्चितता, क्योंकि पैक्स भी क्या है, एक सहकारी मतलब वो है नहीं, मतलब सहकारी समिति है। तो ये क्या है, सहकार मतलब उसी समिति से कहा जा रहा है, ठीक, कोऑपरेटिव से। प्रत्येक पंचायत में पैक्स की स्थापना की जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। देखिए थोड़ा सा जटिल विषय है लेकिन ये बहुत जरूरी है, खासतौर से मेंस वगैरह के दृष्टिकोण से ये सब विषय आपके लिए बहुत जरूरी आता है कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में कैसे विकास हो रहा है, क्या गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसमें आपको ये सब चीज आकर के जोड़ना पड़ता है। तो मेन क्या है, देखिए आप क्या है, एक राष्ट्रीय सहकारी
समिति होती है। आप ऐसे कह लिए राष्ट्रीय सहकारी क्या होता है, इसका पूरा मंत्रालय होता है। अब इस मंत्रालय के माध्यम से क्या तमाम जो है राष्ट्रीय सहकारी समिति बनती है। अब ये सहकारी क्या होती है, तो सहकारी संस्था इंग्लिश में कहते हैं को ऑपरेटिव कमेटी, जो आपकी मदद के लिए होती है। और ये मदद कैसे करेगी भाई, कहीं पर भी कोई भी तंत्र काम कर रहा है तो कुछ तो वो लाभ कमाएगा, लेकिन ये क्या करता है मिनिमम प्रॉफिट लेकर आपको मैक्सिमम एडवांटेज देता है। तो ग्रामीण स्तर पे जो आप ज्यादा सब्सिडी वगैरह देखते हैं, जो कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, खाद मिल रहे हैं, उनमें सहकारी समितियां बहुत हद तक अपना योगदान देती ताकि किसानों से ज्यादा अच्छा और सस्ता मिल सके। तो सहकारी समिति ऐसे काम करती है। अब यही सहकारी समिति तो अनंत दिशा में काम कर सकती है ना। इसी अनंत दिशा में काम करने वाली एक सहकारी समिति कौन सी है, पैक्स है। और ये जो पैक्स है इसी को आपने क्या देखा था, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोशलिस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, प्राथमिक कृषि करके है ना, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है। प्राथमिक कृषि ऋण समिति, क्रेडिट से ऋण है। अब चूंकि ये प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, इसका मतलब ये जितना भी काम करेगा तो ये क्या है, जो कृषि और कृषि के सहायक क्षेत्र हैं। कृषि और कृषि के सहायक क्षेत्र, सहायक क्षेत्र में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इसका मतलब जो भी हम उत्पादन का काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी उत्पादन का काम करें, चाहे पशु उत्पादन का काम करें, यानी पशुपालन जिसे आप कहते हैं, मत्स्य पालन का काम करें, इस तरह के जो क्षेत्र आते हैं ना, अब वो समस्त क्षेत्र क्या होंगे, वो इसी के अंतर्गत आएंगे। पैक्स क्या कर रहा है, इनको डील कर रहा है। अब यही चीज क्या है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में पैक्स की एक स्थापना की जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक पंचायत में पैक्स के माध्यम से कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, बहुउद्देशीय यानी एक उद्देश्य थोड़ी ना इसका, बहुउद्देशीय पैक्स का जो है वो इस समितियों के माध्यम से कार्य जो है स्थापित किया जाएगा। अब इसमें पैक्स में एक तो आपने देखा जैसे अभी जनधन औषधि केंद्र हो गया, जन औषधि केंद्र हो गया, जनधन तो ऐसा दिमाग में चिपक गया है, तो जन औषधि केंद्र हो गया। दूसरा डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, जो अभी आपको उदाहरण बताएं। इसके अलावा क्या है, ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, इनका क्या किया जाएगा, कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, मतलब इनको और आधुनिकता के स्तर पर लाया जा रहा है। 63,000 कार्यात्मक पैक्स वो खोले जाएंगे। कितने पंचायतों के स्तर जो खुल रहा है, 63,000, बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, करीब 2,516 करोड़ का बजट जो है पास किया गया है। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 13 करोड़ किसान जो होंगे वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में आप अक्सर सुनते ही रहते हैं ना। तो देखिए विश्व धरोहर समिति यूनेस्को का है। अब ये क्या हो रहा है, तो मुख्य रूप से इसमें ये समझिए कि अगली इसकी जो बैठक हो रही है वो भारत में हो रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक जो होगी वो पहली बार, यानी बैठक का आयोजन पहली बार भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में होगा। कब होगा, जुलाई 2024 में। तो विश्व धरोहर समिति यानी यूनेस्को की एक समिति जो है, ठीक, और इसी के माध्यम से आप जानते हैं ना कि वर्ल्ड के जितने भी जो स्थल होते हैं उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। इसी बैठक के दौरान, समिति के बैठक के दौरान घोषित किया जाता है कि विश्व के किन क्षेत्रों को हम यूनेस्को की सूची में लाकर रख रहे हैं। तो इसका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो होता है एक बैठक होता है, उसी के तहत अब क्या है, ये 46वीं इसकी बैठक है। और इसी 46वीं बैठक जो है 2024 में भारत पहली बार क्या कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है, यानी ये भारत में होगा। और न केवल मेजबानी कर रहा है बल्कि विश्व धरोहर सूची की अब ये अध्यक्षता भी कर रहा है। ठीक, तो बड़ी उपलब्धि एक है क्योंकि पहली बार हो रहा है। 45वां कब हुआ था, तो ये पिछले साल हुआ था 2023 में। कहाँ हुआ था, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। ठीक है, सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। अब इसका कार्य क्या है, तो किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में ला करके शामिल करना। ठीक है, 21 देशों का समूह, नियमतः क्या है इसमें, मतलब ये 21 देशों का समूह है
और नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि 6 वर्ष में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होगा समाप्त होगा। यानी 21 देशों का समूह है, प्रत्येक देश एक सदस्य के रूप में काम करेगा और 6 वर्षों में क्या होगा? इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में 2015 से 4 वर्ष के लिए इसको कर दिया गया है। मतलब सभी देश जो है 4 वर्ष में जो है स्वेच्छा से फिर इसकी सदस्यता त्याग देते। इसलिए ना बहुत देश है ना, तो सबको कम से कम मौका मिलना चाहिए। तो 6 साल लंबा कार्यकाल हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं। देखिए यहां पर एक तरफ देख रहे हैं विश्व की आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024, और दूसरा इसी से जोड़ करके हम लोग भारत की भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये क्या है? आर्थिक रिपोर्ट है। देखिए विश्व की आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, ये जो 2024 की रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रस्तुत किया जा रहा है। वैश्विक जीडीपी वर्ष 2023 में अनुमानित जो था वो 2007 से वैश्विक जीडीपी वर्ष 2023 में जो अनुमानित था वो अनुमानित 2.7% से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया? 2.4%। इस मतलब जो अनुमान लगाया गया था कि विश्व की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 2.7% तक बढ़ेगी। अब फिलहाल उसको संशोधित कर लिया गया और 2024 में 2.4% तक बढ़ने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। तो स्वच्छ ऊर्जा का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, जैसे आप कहते हैं सौर ऊर्जा हो गया, या हम कहें तो जल विद्युत परियोजनाओं का माध्यम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? निवेश बढ़ रहा है। किंतु यह वृद्धि वर्ष 2025 तक वर्ष 2050 तक भी शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में अनुरूप नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपने देखा था कि जब हम लोग जीरो कार्बन इमर्जन का लक्ष्य रखे हैं, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो कहा जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन ये निवेश अभी भी इतना पर्याप्त नहीं है कि 2050 तक हम क्या कर सकें? 2050 तक हम पूरा लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया में वर्ष 2023 में अनुमानित जो 5.3% की वृद्धि हुई है और 2024 में 5.2% की वृद्धि। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या? क्योंकि भारत का आकार बहुत बड़ा है ना, जनसंख्या और जीडीपी के मामले में। हो सकता है विकास गति इससे ज्यादा किसी का हो, लेकिन बड़ी में हम लोग अभी गिनती कर रहे हैं। ठीक है, घरेलू मांग और विनिर्माण तथा सेवाओं में वृद्धि से समर्थित वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.2% होने का अनुमान है। ठीक है, क्लियर है? ये सब डेटा रहता है, डेटा को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए